रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है। हाँ, डाउट सेशन नहीं बचा, एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो आपके डाउट सेशंस भी रहेंगे। और आपको कभी किसी चैप्टर, जैसे आपका कोई एग्जाम आने वाला है, मिड टर्म आने वाला है, उसके बीच में क्या रिवीजन क्लास रखी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जल्दी बताइए फटाफट। किस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं? एक हल्का सा रिवीजन हो जाएगा फटाफट, जो हमने डे 1 में किया था। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में 12th क्लास में काफी काम आता है, इसलिए इसको सीरियसली पढ़ो। फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स, ओके, आप इसको कह सकते हो फोर्स एक्सर्टेड बाय द हेवनली बॉडीज, जो प्लैनेट्स होते हैं, सन होते हैं, उनकी वजह से जो भी फोर्स होता है। इस फोर्स के होने का रीजन क्या होता है? व्हाट इज द क्वांटिटी? ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है कि जिसकी वजह से, मतलब वो क्या क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है? वाई, कौन सा मेन फैक्टर होता है? यस, आर्यन ने एकदम सही जवाब दिया, वो होता मास। माड नहीं, मास। मास एक वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में आपका क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हमने पढ़ा था जो फोर्स होता है, ये फोर्स वाली जो बात हो रही है, ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको एफ जी भी हम लिख सकते हैं। ये इक्वल टू क्या था? जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अब ये जो फोर्स होता है ये प्रोडक्ट ऑफ द मास होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक का मास हम बिग एम ले सकते हैं, एक का मास स्मॉल एम ले सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हो m1 और m2, ये जो यहाँ पर लिया हुआ है m1 इंटू m2। तो जो फोर्स होता है ये प्रोडक्ट ऑफ द मास के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया। और ये जी को हम क्या बोलते हैं? दिस जी इज नोन एज, जी को क्या बोलते हैं फटाफट बताओ, हम जी को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज जी नोन एज? जी को हम क्या कहते हैं? यस, इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। फिजिक्स में यूनिट हमेशा याद रखना, हमेशा लिखनी होती है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ये है डायमेंशनल यूनिट्स। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई जाती है, यूनिट्स क्यों लिखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़े थे केपलर लॉज। तो हमने 3 केपलर लॉज पढ़े थे, है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है केपलर का? केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सन के अराउंड अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, सन के कौन घूमता है साइड में? प्लैनेट्स घूमते हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड किस फॉर्म में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते। ये कौन कह रहा है? केपलर अंकल कह रहे हैं। केपलर कब आए थे? 1700 के आसपास केपलर अंकल आए थे, 1600 के आसपास केपलर अंकल आए थे। ठीक है, तो केपलर अंकल ने क्या कहा? भाई ये जो प्लैनेट्स हैं, ये अगर बीच में सन है और ये जो अर्थ है, ये इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। इलिप्टिकल क्या होता है मैंने आपको बताया था। इलिप्टिकल एक तरह से ऐसा होता है, एक तरह से आप दो, एक सर्किल विद द टू सेंटर्स। इलिप्टिकल क्या होता है? ए सर्किल विद द टू सेंटर्स। तो केपलर अंकल ने क्या कहा? भाई एक सेंटर समझो, एक सेंटर ए है, दूसरा सेंटर बी है। तो जो सन होगा वो एक या तो ए पे होगा या बी पे हो सकता है। वो या तो ए पे होगा या बी पे होगा। और ये प्लेनेट इसके अराउंड घूमता है, जैसे प्लेनेट क्या कर रहा है ऐसे इसकी चारों तरफ घूम रहा है। ये फर्स्ट लॉ था केपलर अंकल का। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं विद सन एट वन फोकी, मतलब वो एक वन ऑफ द सेंटर के ऊपर, उसको फोकी बोलते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं? फोकस। ये इलिप्टिकल मैथ की भाषा है। दोनों क्या बोलते हैं? फोकस। और एक पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकी। ठीक है, ये अपना केपलर अंकल का फर्स्ट लॉ, ये हमको याद रखना था। फिर मैं सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था? सेकंड लॉ में केपलर अंकल क्या कहते हैं? जो प्लेनेट है वो जब सन के अराउंड चक्कर लगाता है, तो केपलर अंकल कहने का मतलब था जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। वो क्या कह रहे थे? भाई वो जब, जैसे इलिप्टिकल पाथ है, अगर वो सन के पास में होगा, ये देखो ये डिस्टेंस अगर x है,
तो ये डिस्टेंस देखो बड़ा है ना, ये डिस्टेंस समझो 2x हो सकता है या 3x हो सकता है। तो केपलर अंकल क्या कह रहे हैं कि जब ये सन के नियरर होगा, जब ये सन के पास में होता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, और जब ये सन से दूर होता है, फर्दर बहुत दूर है, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो सेकंड लॉ इसको डिस्क्राइब करता है। तो उसको डिस्क्राइब करने उन्होंने क्या किया कि जो प्लेनेट है वो जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके अंडर में जो एरिया होता है वो दोनों केस में बराबर होता है। जैसे मैंने बताया था, ये समझो आपका पॉइंट P1, ये P1 पे था, यहां से इसको आने में यहाँ पर 1 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। ये P2 पोजीशन पे आ गया। तो ये जो एरिया उसने कवर अप किया, ओके, अब समझो इसकी दूसरी पोजीशन आपकी P3 है, तो इस P3 को इस दूसरे पॉइंट P4 पर आने में भी 1 ही घंटा लगेगा। अब ये देखो, ये डिस्टेंस आपको छोटा दिख रहा है, P3 से P4 देखो छोटा डिस्टेंस है, और P1 से P1, P1 से P2 ये डिस्टेंस बड़ा है। तो डिस्टेंस बड़ा है, टाइम सेम है, इसका मतलब फास्टर चल रहा है। डिस्टेंस छोटा है, टाइम सेम है, इसका मतलब क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो सेकंड लॉ से केपलर अंकल क्या कहना चाहते थे कि भाई जो प्लेनेट होता है जब सन के नियरेस्ट पोजीशन पे होता है तो फास्ट रोटेट करता है, और जब वो दूर की पोजीशन पे होता है तो वो स्लो चलता है। ठीक है, ये केपलर अंकल का सेकंड लॉ था। ये क्लियर सबको, दोनों लॉ सबको क्लियर हुए? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, रिवीजन हो जाएगा फटाफट। चलिए गुड। नेक्स्ट केपलर अंकल का थर्ड लॉ, रिवीजन कराना जरूर क्योंकि आगे अपन आगे इसी को पढ़ने वाले हैं। केपलर अंकल का थर्ड लॉ क्या था, जिसको न्यूटन अंकल ने यूज किया था बाद में? तो उसने कहा था क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन। जैसे आपका ये ऑर्बिट है, ये आपका सन है, और ये आपका अर्थ है, तो इसका इससे जो डिस्टेंस है r, और दूसरा अर्थ को ये पूरा राउंड लगाने के लिए समझो t टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो उसने कहा था कि डिस्टेंस को क्यूब कर दो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के। फिर हमने इसको ऐसे भी रखा था, हमने इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन आया था, तो क्या बन गया था KP t स्क्वायर। इसको मैंने क्या कहा था, केपलर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है भाई कितना हो सकता है। तो हमने पढ़ा था KP इक्वल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। फिर हमने इसको निकाल के भी दिखाया था, है ना, हमने क्या किया था, इसको निकाल के भी आप लोगों को दिखाया था। तो हमने कहा था जो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। फिर हमने mv स्क्वायर अपॉन r किया था देखो, और ये क्या होता था g इंटू m अपॉन r स्क्वायर। ये r से r कैंसिल हो गया था, ये m से m कैंसिल हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था v इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r अपॉन t, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमने मोशन में चैप्टर में पढ़ा था लास्ट टॉपिक, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो अगर ये रेडियस है और इसको t टाइम लगता है तो वेलोसिटी क्या होती है 2 पाई r अपॉन t। इस v को हमने यहाँ पर पुट किया था, अगर आप लोगों को याद आया तो, v स्क्वायर। तो ये क्या बन गया था 2 पाई r का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू g इंटू m अपॉन r। फिर हमने इसको भी सॉल्व किया था, ये क्या बन गया था 4 पाई r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन r। इस r को हम यहाँ लेके गए थे और 4 पाई को हम यहाँ नीचे लाए थे, तो क्या बन गया था r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू जी एम, ये सॉरी बिग एम है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ भी आपका कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल 4 ये भी आपका कांस्टेंट था, और पाई भी आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो इसको कैलकुलेट करके g का वैल्यू देखो हमको पता है, g का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ हमको पता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये मास ऑफ अर्थ हो गया। 4 तो पता ही है, पाई का वैल्यू पता है 3.14। ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें डालते हैं
तो ये क्या बन जाता है आपका केपलर कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको केपलर की वैल्यू मिलती है और केपलर कांस्टेंट इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया। किसी को डाउट? ये थर्ड वाला लॉ हमने पढ़ा था, ये आपको मैंने थर्ड लॉ में एक्सप्लेन किया था कि केपलर ये कांस्टेंट होता तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। गुड, आगे चल सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो गया फटाफट, क्योंकि 3 क्लास के बाद वापस जब क्लास होती है पीछे का कई सारी चीजें भूल जाते हैं, इसलिए हल्का फुल्का रिवीजन कराना भी जरूरी होता है। चलिए गुड, अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स स्क्वायर रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। ओके, एक सेकेंड। ठीक आर्यन, ये जिसके नाम इसमें चेंज है ना, कूल पैड 3600, आप अपना नाम रीनेम कर लो फटाफट, तो मुझे फिर समझ नहीं आते आप कौन है। अपना नाम रीनेम कीजिए सब लोग, आपको फैसिलिटी दी है, आप लोग अपना नाम रीनेम कर सकते हो। स्क्रीन नॉट विजिबल, सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके चलिए, अथर्व को स्क्रीन विजिबल नहीं है, अथर्व आपने एंड से आप नेट कनेक्शन चेक कीजिए। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है इनवर्स स्क्वायर रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल जैसे हमने, ये रूल एक्चुअल में क्या है, न्यूटन अंकल ने क्या बोला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर। तो ये चीज, ये रूल केवल ग्रेविटेशनल फोर्स में काम नहीं करता, ये बहुत सारे उसमें काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि किसी भी दो बॉडी हैं, ये रूल याद रखो। रूल क्या कहता है, कोई भी अगर दो बॉडी है, द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स किसी भी दो बॉडी, ये दो बॉडी मास भी हो सकता है, ये दो बॉडी चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये दो मैग्नेट के बीच में हो सकता है। तो द फोर्स बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है याद रखना, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, छोटे से छोटा चार्ज पार्टिकल ले लो, छोटे से छोटा प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, बड़ी से बड़ी अर्थ ले लो, सन ले लो, मैग्नेट लो, कुछ भी ले लो आप लोग, उसके उनके बीच में जो भी फोर्स काम करता है, ये जो फोर्स होता है ये इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्लियर लॉजिक सबको, ये एकदम दिमाग में सबके फिट होना चाहिए। कोई भी दो बॉडीज होंगी, कुछ भी छोटे से छोटा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और बड़े से बड़ा अर्थ, मास, सन, यूनिवर्स, कुछ भी ले लो, कोई भी दो बॉडीज होंगी, दोनों के बीच में जो भी फोर्स काम करेगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सबको क्लियर है लॉजिक? फिर इसका हम प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ आता कैसे, न्यूटन अंकल ने इसको कैसे प्रूफ किया, केपलर अंकल ने हमको डेरिवेशन दे दिया, बट केपलर अंकल उसको पूरा थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो रूल कैसे आया, वो उन्होंने जो निकाला था ना आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर, ये उन्होंने सिर्फ दे दिया था। तब न्यूटन अंकल ने आके बता दिया कि प्लैनेट्स एक दूसरे के इर्द गिर्द जो घूमते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते हैं। ठीक है, जब मैंने ये कहा कोई भी दो बॉडीज होंगी, समझो ये बॉडी ए है, ये दूसरी बॉडी बी है, ये दोनों के बीच में देखो कुछ ना कुछ फोर्स होगा, कोई ना कोई फोर्स पक्का होता है। इस पूरे अर्थ पे, प्लेनेट पे, कहीं भी यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हो, दोनों बॉडी के बीच मास होता है, ये तो क्लियर है। मास, प्रोटॉन में भी मास होता है, न्यूट्रॉन मास होता है, इलेक्ट्रॉन में भी, सब में मास होता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करो थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। ठीक है, ओके शुभम, कोई भी बॉडी होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, याद रखना। जैसे मैग्नेटिक, दो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है। जो चार्जेस होते हैं, है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है, और साथ साथ में कौन सा फोर्स होता है आपका, ये फोर्स भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि थोड़ा सा भी मास होगा, अगर 0.1111 भी मास है तो इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स पक्का होगा ही होगा। और अगर फोर्स होगा तो हमेशा क्या होगा, वो इन दोनों के बीच में, समझो ये एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस हो वो छोटे से छोटा नेग्लिजिबल डिस्टेंस भी हो सकता है, वो सन और अर्थ जैसा बड़ा डिस्टेंस भी हो सकता है।
तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा होता है दैट फोर्स। ये रूल सबको दिमाग में पक्का होना चाहिए। अब न्यूटन अंकल ने इसको कैसे निकालो, प्रूफ करा। न्यूटन अंकल ने इसके लिए केपलर अंकल के दो फर्स्ट लॉ यूज किए। फर्स्ट क्या, तीनों लॉ यूज किए, और तीनों लॉ उन्होंने अपनी मर्जी से यूज किया। दिखाता उन्होंने क्या क्या गड़बड़ किया, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इनवर्स स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। 11th 12th में तो रूल बहुत काम आता है, याद रखना, ठीक है। तो न्यूटन अंकल ने केपलर के तीनों लॉ यूज किए। केपलर अंकल ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, जो प्लैनेट्स होते हैं, न्यूटन अंकल ने इसको प्रूफ करने के लिए, केपलर अंकल के लॉ तो यूज किए, लेकिन अपने हिसाब से उसको चेंज किया। तो केपलर अंकल ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, ऑब्जेक्ट कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल घूमते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे घूमते हैं, इलिप्टिकल घूमते हैं। पर न्यूटन अंकल ने एजम्पशन किया, न्यूटन अंकल ने पूरी जो थ्योरम निकाली, उसने कहा वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो इलिप्टिकल नहीं घूमते, वो सर्कुलर घूमते हैं, ठीक है। केपलर अंकल ने क्या कहा था, इलिप्टिकल घूमते हैं। साइंस में, फिजिक्स में, बायो में, कहीं भी आप जब भी कुछ थ्योरम्स वगैरह करते हो, आपको एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम। तो न्यूटन अंकल ने क्या एज्यूम किया, भाई उनका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है, वो इलिप्टिकल नहीं है। याद रखना, केपलर अंकल ने अपने नियम दिए थे 1600 से पहले, न्यूटन से पहले। न्यूटन अंकल ने उनके रूल याद, उनके नियमों को यूज किया, बट अपने अकॉर्डिंगली चेंज किया। उन्होंने क्या चेंज कर दिया, भाई इलिप्टिकल नहीं है, कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब न्यूटन, केपलर अंकल का सेकंड लॉ क्या कहता था, कि जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है ना। जब ऑब्जेक्ट, प्लैनेट सन के पास में होता है तो स्पीड फास्ट होती है, बताया था, और जब वो दूर होता है उसकी स्पीड स्लो होती है। ये किसने कहा था, ये केपलर अंकल ने कहा था कि भाई कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। बट न्यूटन अंकल ने क्या एज्यूम किया, न्यूटन अंकल ने एज्यूम किया अगर वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसका कांस्टेंट स्पीड होगा। देखो उसने दोनों नियम तोड़ के काम किया है। न्यूटन अंकल ने केपलर अंकल के दोनों नियम यूज तो कर रहे हैं, बट तोड़ के कर रहे हैं। पहला क्या यूज किया, सर्कुलर पाथ है, केपलर ने क्या बोलता, इलिप्टिकल पाथ है। फिर केपलर ने क्या बोला, कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, कभी फास्ट होती कभी स्लो होती है। पर न्यूटन अंकल ने क्या कहा, नहीं भैया कांस्टेंट स्पीड होती है। याद रखा। केपलर अंकल का थर्ड लॉ क्या कहता था, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू के टी। इन्होंने इसको यूज किया अपनी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। यहां तक तुमको समझा, फिर मैं आपको थ्योरम समझाता हूं। तो ये दोनों एजम्पशंस आपको लिखने हैं। जब आप इस थ्योरम को प्रूफ करोगे तो आपको दोनों एजम्पशन लिखने की। न्यूटन अंकल ने क्या माना, उसने माना कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे चलते हैं। दूसरा, वो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था मोशन चैप्टर में, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या था कि जो मोशन होता है, अब जब गोल गोल घुमाते हैं वो मोशन कैसा होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है बट एक्सीलरेटेड होता है। एक्सीलरेशन बढ़ता है बट स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो न्यूटन अंकल ने भी सेकंड क्या पकड़ा, भाई इसकी स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। ये क्लियर सबको। चलिए अब इस थ्योरम को उन्होंने प्रूफ कैसे किया वो बताता हूं। इंटरेस्टिंग चैप्टर एकदम। तो समझो ये आपका ऑर्बिट है किसी प्लेनेट का, ये आपका बीच में सन है, इसको हम सन मान लेते हैं, और यहाँ पर अर्थ आपकी घूम रही है, ये आपकी अर्थ है। दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है। ये आर जो लिया जाता है हमेशा सन को और अर्थ के सेंटर से माना जाता है, ठीक है। और इस अर्थ को, ये सन का जो चक्कर लगाने में टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, टी। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी। ये तो एकदम क्लियर है। बीच में सन है, अर्थ है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर। सन की स्पीड कितनी है, वी, कांस्टेंट है, फास्ट है स्लो नहीं, कांस्टेंट है। तो अर्थ कितनी देर में चक्कर लगाती है, टी टाइम में चक्कर लगाती है, ठीक है जी। अभी हमने क्या पढ़ा था, फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है कि ये अर्थ इसके इसी सर्कुलर पाथ में घूमेगी, इसके लिए फोर्स कौन सा काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ये इन्होंने पहले इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता था। सेंट्रीपिटल फोर्स जो गोल चक्कर होता है उसके लिए बताते हैं। और ये बाद में क्या बना, तो जब ये हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं
तो यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को हमने बाद में क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने पढ़ा था, ये अपने मोशन के फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साइड में घूमता है, जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो क्या होता है, वो किसी फोर्स पे टिकी होती है। तो उस फोर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था mv²/r। हमने पिछले वाले यूज किया था, जो केपलर का थर्ड रूल हमने, जब हमने थर्ड लॉ पढ़ा था केपलर का, तो हमने यूज किया था फोर्स इक्वल टू mv²/r। इसमें m क्या है, दिस m इज मास ऑफ अर्थ। ये अर्थ कितना फोर्स फील करेगी सन से, ये फोर्स कौन दे रहा है, ये सन दे रहा है। ये इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये अर्थ इस सर्कुलर मोशन में घूमती है, और बाद में इसी फोर्स को क्या कहा गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको कहा गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ये सबको क्लियर कि सन अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आगे चल सकते हैं, चलिए इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो एफ सी इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, ये आपका m क्या है, मास ऑफ अर्थ है। अब मास ऑफ अर्थ तो सेम होता है, बार बार रोज तो चेंज नहीं होता, आज 2 किलो कल 5 किलो, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। तो जब भी आपका इक्वल का साइन हटता है, अभी समझ गए आप लोग कि जब इक्वल का साइन हटा और क्या आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया, तो इस प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या हटा दिया, m, क्योंकि m क्या है, कांस्टेंट है। अर्थ का मास कैसा है, कांस्टेंट है। ये चीज याद रखना जो मैंने ये स्टेप किया है। एफ सी इक्वल टू क्या था, mv²/r। ये आपका कांस्टेंट है। तो जब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो यहाँ से m हटा दिया, यहाँ से मैंने m हटा दिया, तो इक्वल का साइन किस में चेंज हो गया, प्रोपोर्शनल में चेंज हो गया। क्योंकि प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी आप इक्वल के साइन में चेंज करते हो, आप कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हो। जैसे वहां पर क्या लाए थे, केपलर कांस्टेंट लाए थे, है ना। हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी लाए थे, देखो, है ना, जब हमने जी वाला पढ़ा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1/m2/r², हमने पढ़ा था। तो जब हमने इस साइन को हटाया था, हमने जब इसको इक्वल टू लिखा था, तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जिस तरह प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करने के लिए आप कांस्टेंट यूज करते हो, उसी तरह इक्वल के साइन को प्रोपोर्शनल में रखने के लिए आपको एक कांस्टेंट हटाना पड़ता है इक्वेशन से। तो हमारा एफ सी इक्वल टू क्या बन गया, v²/r। ये लॉजिक सबको क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको लॉजिक क्लियर। शुभम डियर क्लियर आपको, प्रशांत, श्रावणी क्लियर आपको, आकाश बेटा क्या डाउट है प्लीज पूछो, राइट योर डाउट, की क्या डाउट है। मैंने इतना ही कहा, जब हम इक्वल को, मतलब जब हम लोग प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हम लगाते हैं। अगर हम अब इक्वल को प्रोपोर्शनल करेंगे, तो कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हम कांस्टेंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोग बचपन में शायद आपको पढ़ाया गया होगा, पर आपको रिवाइज कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल आएगा, तो एक कांस्टेंट आता है, रूल याद रखो। और जब इक्वल हटेगा और प्रोपोर्शनल आएगा, वो कांस्टेंट हट जाता है। तो यहाँ पर जो m था, इक्वल था यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, m था। तो जब मैं प्रोपोर्शनल लाया, तो मैंने m को क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको मालूम है जो वेलोसिटी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस v वेलोसिटी से चल रहा है, अर्थ क्या कर रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबको मालूम है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अर्थ ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, भाई 2πr, क्योंकि सर्किल में घूम रही है तो सर्कमफेरेंस आएगा, एग्री, 2πr हमने पढ़ा था। और कितना उसने टाइम लिया, भाई t टाइम लिया। कितना टाइम लिया उसने, t टाइम। तो v इक्वल टू क्या बन गया,
2 पाई आर अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी को हम स्क्वायर कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर का स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। आप लोग साथ साथ में नोट भी करते चलना। चलो ये आगे चलते हैं। अब इस v के वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं। एग्री? तो बन गया एफ सी इक्वल टू 2 पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन में, नीचे आर तो है ही, आर भी रहेगा और टी स्क्वायर भी रहेगा, नीचे टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करेंगे, तो आपका बन गया एफ सी इक्वल टू 2 की जगह क्या आ गया 4, पाई की जगह आ गया पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। केपलर कांस्टेंट क्या था, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये केपलर कांस्टेंट था, है ना, अभी हमने पढ़ा था। अब न्यूटन अंकल ने जब केपलर कांस्टेंट को यूज किया तो कैसे यूज किया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रखो सब लोग, जो पढ़ा हुआ एकदम ध्यान से देखो। न्यूटन अंकल ने केपलर कांस्टेंट को कैसे यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, केपलर कांस्टेंट क्या है, R3 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पर तो आर स्क्वायर है भाई, क्यूब तो नहीं है, नीचे टी स्क्वायर तो है और ऊपर क्या है आर स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, एक आर को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे आर से डिवाइड कर दिया। इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना, आप लोगों ने पढ़ा है ना, नीचे जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे उससे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इस कांस्टेंट फोर्स और केपलर अंकल के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकूं। क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ये स्टेप सबको समझा है। ऊपर आर स्क्वायर है, यहाँ पर नीचे टी स्क्वायर है, बट केपलर कांस्टेंट क्या है, आर क्यूब है। तो आर स्क्वायर को मेरे को क्या बनाना है, आर क्यूब करना है। तो मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या बन गया, एफ सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू R3 अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये लॉजिक सबको क्लियर, जो मैंने अभी किया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। किसको डाउट हो प्लीज यही पूछ लो, फिर मत कहना कि हमारे डाउट निकल गए कि मैंने पूछा नहीं, ऐसे मत बोलना कि मैंने आप लोगों से डाउट नहीं पूछा। यस भूमिका जी, डाउट पूछ सकते आप, आपको अनम्यूट करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए प्लीज सब लोग ध्यान से देखेंगे। भूमिका, भुवन, जिसको भी डाउट है प्लीज अनम्यूट किया, आप पूछ सकते हो। ओके, भूमिका के तीनों तो नो। लास्ट स्टेप में शुरू में क्या कहा, केपलर कांस्टेंट क्या है, Kp इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। वापिस से समझा देता हूँ, डोंट वरी। आप लोग जब तक नहीं समझोगे तब तक तो मेरा समझाना बेकार है ना, आपको समझ में आना जरूरी है। टीचर का फर्स्ट ड्यूटी क्या है, अपना ज्ञान टीचर्स को, स्टूडेंट को दे देना, ये टीचर का फर्स्ट ड्यूटी है। और टीचर अगर अपना ज्ञान बच्चों को ना दे पाए तो ऐसे टीचर होने का क्या फायदा। मेरी बात से एग्री हो सब लोग? ऐसे टीचर को टीचर होने पर लानत है जो अपना ज्ञान बच्चों को ट्रांसफर ना कर पाए। अभी मैंने क्या कहा था, केपलर अंकल ने क्या कहा, आर क्यूब चाहिए और टी स्क्वायर चाहिए। तो जब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन ही है, तो 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, नीचे क्या है आर इंटू टी स्क्वायर। अब मुझे अगर इसको केपलर कांस्टेंट में चेंज करना है, मुझे आर क्यूब चाहिए और टी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है और नीचे क्या है टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर तो अपने को मिल गया, लेकिन ऊपर क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर बच गया। तो ये आर स्क्वायर है। अब मुझे आर स्क्वायर को भाई अब मेरे को क्यूब बनाना है, तो क्यूब कैसे बन सकता है, जब मैं आर से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो आर से उसको डिवाइड, क्योंकि हम कोई भी चीज एक चीज ऐड नहीं करते। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है 4a, अगर मैं इसमें 2 प्लस करूं तो -2 मेरे को करना पड़ता, क्यों, क्योंकि मेरे को 4a ही चाहिए ना। तो अगर मैंने कुछ प्लस किया तो हम क्या करते हैं, 4 माइनस करते हैं। उसी तरह आप मल्टीप्लाई भी 2 कर सकते हो, डिवाइड भी 2 कर सकते हो। तो क्योंकि 2 से 2 ऐसे ही कट जाते हैं, इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आर क्यूब करने के लिए मैंने क्या किया,
आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड कर दिया। अभी शुभम क्लियर आपको है? शुभम बच्चा क्लियर आपको अभी? गुड। तो अभी देखो हमारा एफ सी कैसे बन जाएगा? एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो आर इंटू आर क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन जाएगा। और यहां पर तो आपका टी स्क्वायर पहले से ही है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज और कर दूं, ध्यान से देखो अभी। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। मैंने तीनों पार्ट को थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर था, मैंने इसको अलग से लिख दिया 4 पाई स्क्वायर। ये नीचे आर स्क्वायर था तो 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया इनटू में, बट आर यू तो डिवीजन में कट गया था। नहीं बेटा देखो, वो कटा नहीं था, मैंने आर ऊपर मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया ना, तो मैंने इस आर को इस आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर स्क्वायर इंटू आर, 2 क्यूब इंटू 2 क्या बनेगा? 2 की पावर 3। उसी तरह वो मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने उसमें मल्टीप्लाई किया ऊपर, और ऐसे इसको नीचे वाले को मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलो नीचे वाले स्टेप पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। मैंने क्या किया? इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर दिया, इस वाले स्टेप को मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, ये 4 पाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट वैल्यू है, एग्री करते हो सब लोग? ये कांस्टेंट है ना, 4 भी कांस्टेंट था और पाई भी आपका कांस्टेंट होता है। एग्री सब लोग? ये बताते चलो, सब लोग एग्री है ना? एक एक स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए। 4 पाई आर स्क्वायर आपका क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा, ये क्या चीज है? ये केपलर कांस्टेंट है, तो ये भी क्या आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ये भी एग्री करते हो सब लोग? सब लोग एग्री? सेकंड स्टेप पे भी आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर क्या है? केपलर कांस्टेंट। ओके, अभी देखो, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन यूज करते हैं तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं हम उनको हटा सकते हैं। जैसे हमने पहले क्या एलिमिनेट किया था? हमने m को हटा दिया था। अब हम किसको हटा देंगे? पाई आर स्क्वायर को भी हटा देंगे, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, हम केपलर कांस्टेंट को भी हटा देंगे, क्योंकि क्या है? कांस्टेंट। जब भी आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका सिंपल अब क्या बच जाएगा? ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, सबको क्लियर हुआ जो मैंने कहा कि जब भी आपका प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उनको आप हटा सकते हो। तो आपका क्या बच जाएगा? एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका क्या बच गया? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और वैसी बात है, जब डिस्टेंस पास होगा तो फोर्स का एक अलग पैरामीटर होगा, और जब फोर्स दूर होता है, जब डिस्टेंस दूर होता है, फोर्स का अलग पैरामीटर होता है। इसलिए ये प्रूफ हुआ कि जो फोर्स होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। इसी को कहा गया, न्यूटन अंकल ने क्या कहा? इनवर्स स्क्वायर रूल। ये रूल बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। न्यूटन अंकल ने जो एक किया था, बेटा कांस्टेंट है, मैंने अभी बताया ना वापस शो में, कि जब कांस्टेंट वो एक्चुअल में है, इक्वेशन में सब है। अगर उसको आप ऐसे लिखोगे, आप उसको लिख सकते हो, जब उसका ऐसे आप लिखने को लिख सकते हो, m इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आप सब लिख सकते हो। लेकिन जब आप ये प्रोपोर्शन का साइन हटा यूज करते हो तो आप ये सब कांस्टेंट को मतलब आपको दिखाना जरूरी नहीं कि आप वो है। ये प्रोपोर्शन का साइन क्यों आता है? ये रिलेशन बताता है। अब आपका जो फोर्स होता है, देखो जो फोर्स है वो डिपेंड नहीं कर रहा 4 के ऊपर, वो डिपेंड नहीं कर रहा पाई के ऊपर। तो न्यूटन अंकल क्या कहना चाहते थे कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स होगा वो इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है उसका मतलब समझो, जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन होता है वो डिपेंडेंसी बताता है।
वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताता, वो डिपेंडेंसी बताता। जैसे आप मेरे ऊपर टीचिंग के लिए डिपेंडेंट हो, तो हमारे बीच में एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर अपनी नीड्स के लिए डिपेंडेंट हो, तो आपका उनसे एक रिलेशन प्रोपोर्शनल रिलेशन है। आप वो आपसे जैसा प्रेम करते हो, आप भी उनसे प्रेम करते हो, एक प्रोपोर्शनल है। कि किसी के लिए प्रोपोर्शनल कम होता है, किसी के लिए ज्यादा होता है। आप बोलते हो मम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करती, पापा मेरे से थोड़ा कम करते, पर ऐसा नहीं होता ना। पर आप प्रोपोर्शनल बोलते कि मम्मी मेरे से 4 गुना ज्यादा करती, पापा मेरे से 2 टाइम ही करते। तो आप कैसे बता पाते हो कि आपका उनसे जो आदान प्रदान होता है, पापा ने आपका, पापा बचपन से आपका सब कहना मानते हैं, तो देखो आपका पापा के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। मम्मी ने डंडे मारे तो आपका मम्मी से अट्रैक्शन कम हो जाता है, पर रहते उधर ही है ना। तो तुझे ये आपका जो अफेक्शन था, ये प्रोपोर्शनल है। ये आपका मम्मी और पापा के साथ में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, मेरा वेरी करता, आपका पता होता है, आपका करता नहीं करता कैंसिल। इवन भाई बहन में भी आपका प्रेम आपस में ऊपर से तो एक जैसा दिखता है, पर अंदर से आप जानते हो हाँ भाई ये कुछ प्रोपोर्शन में इसको जैसा फ्रेंड सर्किल में देख लो, आपका कोई एकदम पक्का बेस्ट फ्रेंड होता है, एक थोड़ा कच्चा कच्चा होता है। पक्के के लिए कुछ भी कर दोगे, कच्चे के लिए शायद नहीं करोगे, बरोबर ना। उसी तरह वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बीच में जो रिलेशन है, आपके बीच में जो आदान प्रदान है, आपके बीच में जो शेयरिंग होता है, उसके ऊपर आपका अफेक्शन डिपेंड करता है। तो उसी तरह जो अफेक्शन या अट्रैक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं बेटा। लॉजिक समझिए, फोर्स शब्द कहां से आया। हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में, ब्रदर्स के बीच में, सिस्टर्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, फोर्स। और जो यहाँ पर आर है, ये आर हमारे टर्म में आर क्या है, हम उससे अपनी दोस्ती कैसे निभाते हैं, हम उसका कितना टेक केयर करते हैं, हम उसकी कितनी हेल्प करते हैं। अगर हम देखो ज्यादा हेल्प करेंगे तो हमारा अच्छा फ्रेंड बनेगा। इसका मतलब हमारा जो हेल्पिंग नेचर होगा और उसका जो नेचर होगा, मतलब हमारा जो हेल्पिंग नेचर होगा, उससे हमारी फ्रेंडशिप कम या ज्यादा होती है। मैं एक फ्रेंड की ज्यादा हेल्प करता हूँ, एक फ्रेंड की हेल्प कम करता हूँ। इसका मतलब हेल्प मेरा वो प्रोपोर्शनल फैक्टर डिसाइड करता है कि मेरी उससे फ्रेंडशिप कैसी है। ये बात तो समझिए सबको। मैं उस फ्रेंड की जितनी ज्यादा हेल्प करूंगा, मेरा उतना पक्का फ्रेंड बनता जाएगा। मैं जिसकी हेल्प कम करूंगा, उसका मेरा इतना पक्का फ्रेंड ना बने। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, प्रोपोर्शनल साइन आ गया। तो आपका जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, हेल्प किया। तो उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस अर्थ पे, यूनिवर्स पे, छोटे से छोटा, मैं आपको एग्जांपल, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में जो भी ये फोर्स काम करता है, वो हमेशा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द इनवर्स। इसको न्यूटन अंकल ने कहा इनवर्स स्क्वायर रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। 11th 12th में तो बहुत ज्यादा हर ऑब्जेक्ट में आपको काम आने वाला है। क्लियर सबको। अभी भी कोई है जिसको ना समझा है तो 0 टाइप कर सकता प्लीज। मेरे को कोर्स कराने की कभी जल्दी नहीं होती है, मेरे को मतलब आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। हाँ भाई शुभम, शुभम को डाउट, यस शुभम आप डाउट लिखो कि सर ये डाउट है मुझे, वो 0 की जगह मुझे डाउट लिख दो। यस आप भी प्लीज अपना डाउट लिखो, क्या मुझे ये डाउट है, तो मैं समझूंगा मुझे बताना क्या है। प्लीज टेक्स्ट आई हैव दिस डाउट। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर, अब तक हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इस चैप्टर में अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, जिसको प्लीज डाउट है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, वही तो बताया बच्चा मैंने। उसमें तुमको क्या नहीं समझा मुझे वो बताओ। शुभम मुझे वो लिखो कि सर ये चीज नहीं समझा, ये तो पूरा डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन नहीं समझा तो अलग बात है, पर डेरिवेशन समझा तो उसमें क्या नहीं समझा। देखो एक चीज होती है कि वो स्टेप नहीं समझा, वो तो बात अलग होती है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं समझा, वो बात अलग होती है। आपको प्रोपोर्शन नहीं समझा, ठीक है। किसी को शुगर की बीमारी है मान लो, ठीक है, किसी को शुगर की बीमारी है, तो उसको हम क्या नहीं देते, जितने भी शुगर आइटम्स होते हैं उसको कम कर देते हैं। एग्री। हर एक की बॉडी में आप लोगों को जब आप डाइजेशन पढ़ोगे, डाइजेशन में हमारा जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, ठीक है, मिठाई नहीं देते। एग्री ना, उसको मिठाई कम कर देते हैं। एग्री। तो जो शुगर होती है एक्चुअल में ये हर एक की बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए, हर एक की बॉडी में पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति की शुगर कम है तो उसका डाइजेशन प्रोसेस, उसका इतना इफेक्टिव डाइजेशन नहीं रहेगा।
यस, आप अटेंडेंस दे सकते हैं, पर अभी साहिल अभी क्लास चलेगी, मैं क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो आप लोग ये फोन वोन को चार्ज करके रखना सीखो, वो बहुत अच्छा है। पावर बैंक भी लेकर रखो, ठीक है। जिसको अटेंडेंस देना प्लीज अटेंडेंस दे, मैं टॉपिक पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में शुगर का एक अमाउंट होता है, और ये अमाउंट हमको किस में हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, याद रखना। ये जो शुगर होती है, एक शुगर पर्टिकुलर रेशो रहता है, ठीक है। ये शुगर क्या करता है, हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब ये शुगर दो तरह से हो सकती है, ये शुगर लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। जैसे जैसे हमारी एज चेंज होती है, उसी हिसाब से हमारे बॉडी में ये शुगर का प्रोपोर्शन भी चेंज हो सकता है। ये हमारी ईटिंग हैबिट की वजह से ये शुगर का रेशो एक्चुअल में क्या है कि हमारी बॉडी में जब खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, सबको मालूम है ना। हम जो खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। अब थोड़ा आज बायो भी चालू हो गया, देखो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, मोटी भाषा में समझा रहा हूँ, एकदम टेक्निकल मत पकड़ना, जैसा शुगर नहीं होता ही होता। जो हम खाना खाते हैं, रोटी चपाती जो खाते हैं, किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। नहीं, मैं तुमको पढ़ाऊंगा 5:30। मेरे पढ़ाने का मूड होता है तो जब टॉपिक मस्त होता है हम पढ़ाते चलते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो, हम जो रोटी चपाती जो भी खाते हैं, दाल, आप जो भी आप खाते हो, उसको साइंस की भाषा में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन हमारा जो फूड होता है, जो हमारे बॉडी होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं पहचानता, वो किसको पहचानता है, ग्लूकोज को पहचानता है, बरोबर है। वो किसको पहचानता है, ग्लूकोज को पहचानता है। तो बीच में जो डाइजेशन होता है उसमें शुगर एक्चुअली सिर्फ चीनी नहीं होता, ये काइंड ऑफ आपके एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इनका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन होना चाहिए, है ना भाई। ये किसी पर्टिकुलर, आप जो खाना, जैसे आपको दो बचपन में आपकी डाइट और अब आपकी डाइट, और जब थोड़े और बड़े हो जाओगे, मेरी उम्र में पहुंच जाओगे 30-40, तब डाइट, और जब 60-70 साल की उम्र में पहुंच जाओगे, देखो सबकी डाइट में फर्क होता है। एग्री करते हो इस बात को? तो है शुभ डियर, तुम्हारे लिए मैं एकदम बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूँ, प्रोपोर्शनल। आज हम प्रोपोर्शनल समझा रहा हूँ, प्रोपोर्शनल क्या होता है। शुभ डियर एग्री? हमारी बचपन से लेके बुढ़ापे तक की डाइट बहुत चेंज होती है। तो ठीक है, तो हमारी भगवान ने हमारा सिस्टम कैसे बनाया है, हमको एक ये फैक्टर दे दिया, कौन सा फैक्टर दे दिया, एक शुगर फैक्टर दे दिया। ये शुगर फैक्टर हमारा समय के साथ साथ में क्या करता है, हमारी डाइट, बचपन में डाइट अलग होती है, बुढ़ापे में डाइट अलग होती है, उस अकॉर्डिंगली ये शुगर अपने आप को प्रोपोर्शन में चेंज कर लेती है। प्रोपोर्शन होता है रेशियोज। जब बचपन में आप कम खाते हो तो शुगर लेवल कम रहता है, जब ज्यादा खाने लगते हो तो ये इसका लेवल बढ़ जाता है एंजाइम्स का, जब बुढ़े हो जाओगे तो लेवल कम हो जाएगा। तो ये भगवान ने सिस्टम सेट किया है, बचपन से लेके शुगर का एज के हिसाब से वो प्रोपोर्शन चेंज हो रहता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारे ग्लैंड्स, जहां पर हमारा क्या बनता है, एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी। एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो ग्लैंड्स होते हैं वहां से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, है ना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं, फूड एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। तो हमारी जैसे जैसे एज चेंज होती है, हमारे एंजाइम्स निकालने का स्पीड भी चेंज होता है। बचपन में कम एंजाइम्स निकलते हैं, बुढ़ापे में भी कम निकलते हैं, और बीच में हमारा उसी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन वर्ड बार बार आया, उसी प्रोपोर्शन में भाई ज्यादा खाना खाओगे ज्यादा एंजाइम निकालने पड़ेंगे, कम खाओगे तो कम निकालने पड़ेंगे। एग्री बात तो एग्री करते हो, तुम्हारी भूख 2 रोटी, मेरी भूख 6 रोटी, तो दोनों अपने अपने प्रोपोर्शन में खा रहे हैं ना। तो ये प्रोपोर्शनल वर्ड क्या करता है, हमारे शुगर को, ये हमारे इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है शुभम। अब ये शुगर जो होती है ये कभी कभी लो भी हो जाती है, कभी कभी बहुत हाई भी हो जाती है। आप लोगों को इसको शुगर की बीमारी हो गई, उसको डायबिटीज हो गया, डायबिटीज होना मतलब उसको शुगर ज्यादा है, इसका मतलब उसके एंजाइम्स ज्यादा शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो खा कम रहा है, उसकी डाइट कम है, उसकी डाइट क्या है, कम है, और उसका शुगर ज्यादा है, उसकी बॉडी ज्यादा एंजाइम्स कर रही है। ओके, आई विल मार्क क्वेश्चंस करके आप लिख दो ना जैसा, यस, ठीक है। तो उसकी शुगर क्या है, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अब उसकी डाइट तो कम है बट बॉडी में शुगर ज्यादा निकल रहा है, क्या होगा, उसके बॉडी में उस शुगर की वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगेंगे। दूसरा, अगर उसकी बॉडी में शुगर कम है, लो गई, तो अगर खाना खा रहा है, उसकी डाइट ज्यादा है पर शुगर कम है, तो उसका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो उसको अपच हो जाएगा,
उसका डाइजेशन सिस्टम खाता तो बहुत ज्यादा हूँ पर मेरे को हजम नहीं होता, मेरे को पचता नहीं है ना, वो फिर खाने में जमता ही नहीं। तो इस तरह ये शुगर जो होती है वो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक मूव करती है। तो इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शनल, कि हम किसी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर ले लेते हैं, ये भाई शुगर किसी बॉडी के अंदर, किसी इंसान के अंदर शुगर का लेवल होना चाहिए 150 कुछ मेजरमेंट मान लो, ये से कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं हमने इसके रिस्पेक्ट में अपने एक पैरामीटर बना लिया, 150 के बराबर ही होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी बताता है भाई अगर ये नीचे गया, ये 120 होगा तो क्या इसके रिस्पेक्ट में या इसके रेशो में या इसके प्रोपोर्शनल में चीज कम हो गई है या इसके रिस्पेक्ट में चीज बढ़ गई है। ये एग्री करते हो? तो मैंने वही समझाया था, जो फोर्स होता है इन दो ये जो बॉडीज हैं, समझो ये आपका लो शुगर लेवल, ये आपका हाई शुगर लेवल, और ये बीच में आपके एंजाइम्स, ठीक है। तो ये किसके ऊपर वेरी करता है? एंजाइम्स के ऊपर वेरी करता है कि आपकी बॉडी, आपकी ग्लैंड्स कितने सारे एंजाइम रिलीज करते हैं। उसी तरह आपका जो ये फोर्स भी होगा इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इस डिस्टेंस के ऊपर करेगा मैटर, जिसको आप एंजाइम भी कह सकते हो। आई होप नाउ यू आर क्लियर माय डियर शुभम। गुड, थैंक यू वेरी मच। और किसी को डाउट इनवर्स स्क्वायर रूल में? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सबको क्लियर? भालो बच्चे सब खुश? तो आई एम आल्सो हैप्पी। मेरे चेहरे पे तुमको खुशी दिख रही है ना, टीचर के आवाज में तुमको खुशी झलक जाएगी कि यू आर हैप्पी और आई एम आल्सो हैप्पी। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इक्वल आएगा? नहीं नहीं, हम इक्वल नहीं आएगा, हमने सबको हटा दिया है। हमने क्या कर दिया है? सबको हटा दिया है। हमारा लास्ट में सिर्फ ये बचेगा, एफ इज, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। हमने क्या 4 पाई आर स्क्वायर को भी हटा दिया, हमने केपलर कांस्टेंट को भी हटा दिया। तो क्या बच गया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। चलिए गुड। हम कुछ अभी अपने जो कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसके बेस पे कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास चलती रहेगी, ठीक है। कुछ आपके होमवर्क भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको देखो इंपॉर्टेंट डिटेल लिखा हुआ है, ये आप नोट भी कर सकते हो, बुक्स में मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मास ऑफ मून, मास ऑफ मून कितना दिया? 7.35 इंटू 10 की पावर 22। मैं लिख देता हूँ मास ऑफ मून, इसको हम इजी के लिखते हैं 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg। उसी तरह रेडियस ऑफ मून, सर स्कूल क्लासेस आर स्टार्टेड, कैन वी लीव? ओके, आप लोगों की क्लासेस है क्या? ओके, 6 बजने वाले हैं, तो क्या करें? न्यूमेरिकल नहीं करें फिर? चलो फिर न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको अटेंड करना है। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जिसका अटेंडेंस नहीं हुआ प्लीज अटेंडेंस दे दो, ठीक है। आप अथर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। जिसने अटेंडेंस नहीं दिया प्लीज वो अटेंडेंस दे सकते हो। आप लोग वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सबको भी न्यूमेरिकल समझानी जरूरी है। तो कल आपकी दोनों क्लास होंगी, टिश्यूज की मैं क्लास लूंगा और साथ में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। सबको कोई इश्यू तो नहीं 2 घंटे पढ़ने में? सबको चलेगा ना? दौड़ेगा भागेगा? चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कल, ओके। आकाश सिंह को इशू है? आकाश सिंह क्या इशू हुई तुमको?